आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हफ्ते की बड़ी बहस में बात करेंगे तेलंगाना में जारी सियासी हलचल की। तेलंगाना में सियासत गरमाई गई है। टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। टीआरएस हुकूमत की नाकामियों से आवाम को वाकिफ करवाने के लिए अपोजिशन जमातें मुसलसल टीआरएस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर के हल्का असेंबली गजवेल में अवामी जलसे से खिताब किया और काफी बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा अवाम ने शिरकत की। कांग्रेस के अवामी जलसे की कामयाबी से इस बात के इशारे मिलते हैं कि रियासत की अवाम टीआरएस हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने दौरे निर्मल के मौके पर टीआरएस पार्टी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि टीआरएस की कार का स्टीयरिंग अवैसी के हाथ में है। अमित शाह ने कहा कि अवैसी और केसीआर से तेलंगाना को आजाद कराने की जरूरत है। बीजेपी के लिए चैलेंज टीआरएस है या अवैसी, और बीजेपी कांग्रेस को भी पूरी तरह मुक्त करना चाहती है। तो तेलंगाना में किस पार्टी को किससे कितना चैलेंज है, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल तेलंगाना में पिछले 1 महीने से चल रहा है, कांग्रेस ने जिस तरह से रेवंत रेड्डी को यहां पर सदर बनाया, उसके बाद कांग्रेस के हलकों में एक नई उम्मीद जागी है और कांग्रेस का भी यह स्लोगन हो गया है कि कांग्रेस इसे होप। कांग्रेस एक नई उम्मीद के साथ तेलंगाना में अपनी सरगर्मियों को आगे बढ़ा रही है और वहीं बीजेपी भी अपनी यात्राओं के जरिए केसीआर के 7 साल इख्तिदार में जो नाकामियां रही हैं सरकार की, उसको आवाम तक पहुंचाने की बात कर रही है। लेकिन सियासी दानिश्वरों का और सियासी गुरुओं का यह मानना है कि तेलंगाना में केसीआर का काम आसान कर रही है कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन किस तरह से ये इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के लीडर रामचंद्र राव के अलावा कांग्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सलीम जुड़ चुके हैं। रामचंद्र राव साहब और डॉक्टर सलीम, आपका खैर मकदम है। टीआरएस से आप दोनों की लड़ाई, लेकिन दिल्ली में दोस्ती और यहां गली में जो है झगड़ा हो रहा है। कैसे टीआरएस को आप बेनकाब करेंगे, टीआरएस की नाकामियों को कैसे बताएंगे? दिल्ली में तो आप दोनों पार्टियां ही जो है टीआरएस की तारीफ करती दिखती हैं। रामचंद्र राव साहब। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीपीएम के नेता जो परिणय रवि है, वो भी जीतने के बाद जो है मोदी से मिले जी। वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इलेक्शन के बाद जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले और अपने अमित शाह जी से मिले जी। परसों राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अमित शाह से मिले और मोदी जी से मिले जी। अमरिंदर सिंह जो है मुख्यमंत्री जो है अभी परसों जो है मोदी जी से मिल गया है। तो एक प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर जो मिलते हैं जी, वो एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट्स। ठीक, इसका मतलब जो है राजनीति नजदीकियां नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बीजेपी और टीआरएस बहुत नजदीक आ गए या बीजेपी कांग्रेस नजदीक आ गई, बीजेपी टीएमएस नजदीक आ गई। ये ऐसा गलत है। ठीक, तय बात है। दूसरी बात, लेकिन एक चीज है रामचंद्र राव साहब, आपकी बात ठीक है। एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज ये है कि केसीआर जब मरकज से यानी मोदी जी से और अमित शाह से ये मिलकर तेलंगाना सरकार के लिए या तेलंगाना के लिए कुछ चीज़ों की अपील करते हैं कि साहब मुझे ये चीज़ें चाहिए तेलंगाना को बेहतर बनाने, या तेलंगाना के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो कोई सीएम अपने स्टेट के लिए कुछ चीज़ें मरकज से मांग रहा है और स्टेट में बीजेपी ये कहती है कि केसीआर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप इस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे स्टेट में? मैं यही कहना चाहता हूं कि स्टेट का जो राइट्स है, प्राइम मिनिस्टर से पूछना जो है उनका ये फर्ज है, वो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ठीक, गलत नहीं है, उसमें पूछ सकते हैं। और प्रधानमंत्री भी जो मरकज में है आज,
उनके हाथ में, उनके नजर में सिर्फ तेलंगाना नहीं है, और 29 स्टेट्स है और 6 यूनियन टेरिटरीज है जी। हमें वो भी सोचना चाहिए, सबको बराबर देखना चाहिए। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हम उसके साथ लेकर चलते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर देश की राजनीति देखें, देश की सियासत देखें, तो हर राजनीतिक दल जो है बीजेपी से लड़ने की कोशिश में, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में हराने के लिए सब मिलना चाहते हैं। ठीक, सब कांग्रेस टीएमसी की पूरा मिलना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा जी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने के लिए केसीआर साहब भी वहां पर गए और राहुल गांधी जी के साथ अपना हाथ उड़ाया और कुमार स्वामी गौड़ा को मुख्यमंत्री बना के यहां तेलंगाना वापस आए। ये बात आपको इतिहास साक्षी है और पूरा टेलीविजन दिखाया है। उस दिन केसीआर साहब गए और बीजेपी की सरकार को वहां पर उन्होंने रोका। तो इसका मतलब यह है कि टीआरएस और कांग्रेस दोनों मिलते हैं, बिल्कुल दोनों मिले। भारतीय जनता पार्टी जब सियासत में आती है तो बिल्कुल मुलाकातें दिल्ली में तो तमाम स्टेट के लोगों की प्रधानमंत्री से हो ही रही हैं। डॉक्टर सलीम हमारे साथ इस वक्त हैं। सलीम साहब, जिस तरह से कांग्रेस अपनी नई उम्मीदों के साथ तेलंगाना में चाहती है कि उसकी पुरानी जो सियासी जमीन है वापस मिल जाए, लेकिन वहीं दिल्ली में आपकी बड़ी लीडरशिप टीआरएस की तारीफ करती है, केटीआर की तारीफ करती है, यहां के काम की तारीफ हो रही है। तो वहां दिल्ली में जब तारीफ हो रही है कांग्रेस के बड़े लीडरों की तरफ से, तो स्टेट में आपके लिए कितनी परेशानी होगी कि आप मुखालिफत कर पाएं टीआरएस की? जी जिलानी साहब, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भी दिल्ली में जो तायीद हुई थी वो महज एक आईटी के शोबे में जी तेलंगाना की तरक्की के बारे में एक तायीद की गई थी। ठीक है, लेकिन केसीआर साहब की पॉलिसीज के बारे में या केसीआर साहब की कामयाब जो हुक्मरानी है उसके बारे में हम कभी भी हम ये नहीं करें जी। केसीआर साहब तो हर मुहाज पे नाकाम है, नए नए स्कीम ला रहे हैं खाली सिर्फ, और वो पैसा का जहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं आईटी में कामयाब है, फिर ये भी कह रहे हैं कि तो इसीलिए लोग जो है अब तब नहीं आईटी तो जिंदगी में थोड़ी रोटी कपड़ा और मकान का मसला हल हो जाएगा साहब। ठीक, मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी होती है, कोई एक शोबा जो है कामयाबी का जामिन नहीं बन सकता। तो लिहाजा हम तो यही पूरी कोशिश करेंगे कि केसीआर साहब कितने मुहाजों पर नाकाम हुए, कौन से वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं, वही हमारे रेवंत रेड्डी जी के हम सदारत में हम जो है हर तालुके में, हर जगह पे हम जो है यूथ कांग्रेस के साथ और हमारे पूरे कांग्रेस के जितने भी विंग्स है वो पूरे विंग्स एक्टिव काम कर रहे हैं। उसकी ताजा मिसाल कल की जो है गजवेल की एक रैली है। ठीक, तवक्को से ज्यादा केसीआर के हलके में हम उनकी नींद हराम करके रख चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ तो लिहाजा हमें जो है पब्लिक से टीआरएस के स्पोक्सपर्सन श्रीधर रेड्डी जुड़ चुके हैं। श्रीधर रेड्डी आपका स्वागत है। इस वक्त बीजेपी की, कांग्रेस की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कितना चैलेंज है आगे टीआरएस के लिए, कांग्रेस और बीजेपी के सामने? अगर टीआरएस के लिए देखें तो कैसे देखते हैं रैलीज और प्रोग्राम्स को? ये रैलीज तो चलेंगे जी, ये सब इवेंट मैनेजमेंट तो चलते रहेगा। इन लोगों के पास जनता नहीं है, जनता का मदद केसीआर साहब के साथ है। ऐसे रैलियां, ऐसे मीटिंग, ऐसे बात करना, बड़ा चिल्लाना, इधर उधर बात करना बहुत देखे हैं पिछले सालों में। ये सब नाकाम होंगे और तेलंगाना के आवाम के जो मदद है वो केसीआर साहब के साथ है और हमारे सरकार और 2.5 years रहेगा। उसके बाद और 10 साल भी हम ही रहेंगे, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा श्रीधर रेड्डी जी, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन गजवेल का कांग्रेस का प्रोग्राम, आप कह रहे हैं कि जनता नहीं है, बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं और वो सीएम साहब का हल्का है। आप देखिए जी, बड़े तादाद में लोग पहुंचे हैं, इससे पहले भी पहुंचे थे। 2018 में जब हमारे प्रताप रेड्डी साहब थे सीएम साहब के खिलाफ जब लड़ रहे थे, तब भी जनता आया था। बीजेपी के मीटिंग में, पिछले असेंबली इलेक्शंस में भी बहुत सारे मीटिंग हुए थे जिसमें मोदी साहब आए थे, अमित शाह साहब आए थे और बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आए थे। तब भी जनता आए थे। जब जनता सबका सुनेंगे जी, सबका सुनने के बाद उसका एक फैसला रहेगा
मैं वो फैसले की बात कर रहा हूं आपसे जी। आप आने वाले वक्त की बात पूछे मुझसे, मैं आने वाले समय की बात बता रहा हूं। ये इन लोग कुछ भी कहने दे, कुछ भी चिल्लाने दे जी, कुछ भी हमारे ऊपर तो वायदा करेंगे, सब जनता सुनेगी, मगर उन लोग सही फैसला लेंगे। वो फैसला केसीआर साहब के नहीं, लेकिन रहेंगे। केसीआर साहब के हल्के में 2 लाख की तादाद जमा करना एक बड़ा चैलेंज नहीं मानते आप इसको? देखिए, पब्लिक मोबिलाइजेशन ये सब ठीक है, सब देखे हैं, हम भी पॉलिटिक्स में हैं, 12 साल हो गए, बहुत ऐसे बड़े बड़े मीटिंग देखे हैं, मोबिलाइजेशन देखे, लोगों की भाषण देखे, लीडर्स की भाषण देखे। मैं वही बता रहा हूँ, तेलंगाना के आप सब समझदार हैं, उन लोग कांग्रेस को समझते हैं, बीजेपी को समझते हैं, इन लोगों के जो भाषण में जो गलत बात है उसको भी समझते हैं। इन लोगों की बात जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। और लेकिन टीआरएस की तरफ से यही कहा गया था कि गजवेल कैसा पहुंचेगा रेवंत रेड्डी, कैसे होगी ये रैली देखा जाएगा, लेकिन ये चैलेंज को पूरा किया रेवंत रेड्डी ने। कौन बोले जी, आप खुद अपने चैलेंज कोई भी कहा बोल के खुद अपने आप बात बोलेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, बोलेंगे कि हम आए देखो। कौन बोले आपको? तेलंगाना स्टेट में आप कहीं भी जाओ, कोई रोके क्या आपको? रोके कोई? डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है, आप जा सकते हैं, मीटिंग लगाओ, भाषण दे दो, जो बोलना है बोल दो, मगर तरीके से बोल दो, ठीक, ढंग की बात। ठीक है। रामचंद्र राव जी, अमित शाह जी निर्मल में ये कहते हैं कि तेलंगाना को अवैसी और टीआरएस से आजाद कराना है। एक चीज समझ में नहीं आती, अगर टीआरएस से आपकी लड़ाई है क्योंकि यहां टीआरएस की सरकार है, लेकिन अवैसी से आजादी का मतलब क्या है? क्या अवैसी सरकार बना रहे हैं तेलंगाना में? चैलेंज किससे है आपको, अवैसी से है या टीआरएस से? दोनों मिलकर ही आज सरकार बना रहे हैं। एक बात को आपको याद करना चाहिए, क्योंकि आज कई ऐसे जो डिसीजंस हैं, कई ऐसे जो आज निर्णय जो राज्य सरकार ले रही है, वो ओवैसी के दबाव पे ले रही है। पहली बात, मुस्लिम रिजर्वेशंस 12% का जो है वो जो है वो ओवैसी के दबाव पर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव पर आकर, लेकिन वो तो ऐलान ही रह गया, वो ऐलान ही रह गया। अब उससे टीआरएस बच रही है। नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा उसके बारे में भी। और दूसरी बात यह है जी, ये 17 सितंबर जिस दिन जो है भारत देश में हैदराबाद स्टेट जो मर्ज हुआ था, उस समय को लेकर केटीआर साहब और केसीआर साहब दोनों ने भी असेंबली में हम जरूर मनाएंगे जब तेलंगाना की सरकार बनेगी, टीआरएस की सरकार बनेगी और तेलंगाना स्टेट आएगी। लेकिन आज दोनों भी मस्जिद के दबाव पर आकर ये दोनों आज झंडा नहीं लहराने दे रहे हैं ऑफिशियली। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैदराबाद के जो भूतपूर्व हैदराबाद स्टेट के जो भूतपूर्व इलाका है, वहां पर आज भारत देश का झंडा मुक्ति दिवस के नाम पे बड़े गर्व से मनाया जाता है। आज तेलंगाना में क्यों नहीं मनाया जा रहा है? इस तरह के मैं कई निर्णय को बोल सकता हूँ। उस दिन आज अकबरुद्दीन के ऊपर आज केस जो है चल रहा है, उसको क्यों आगे नहीं लेके जाया जा रहा है? और बार बार मुख्यमंत्री जी असेंबली में कहते हैं कि हमारे दोस्त है मजलिस, हम मिलकर लड़ेंगे। और आज दोनों मिलकर लड़ने से ही आज हमारे हैदराबाद में जीएचएमसी में मेयर जो है मजलिस के सपोर्ट से टीआरएस का मेयर है। ये बात भी हमको याद रखना चाहिए। तो इस तरह से जो हम सियासत देख रहे हैं, जो एमएम, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एमएम जो है जो भी सरकार रहती है उसको दबाव में डालती है। पिछली बार कांग्रेस को भी इसी तरह दबाव में डाला था। कांग्रेस और मजलिस दोनों में मिल सकते हैं, दोनों मिलते रहते हैं बार बार। इससे पहले टीडीपी और एमएम मिलते रहे जब टीआरएस जो सरकार में है, इसीलिए मजलिस आज टीआरएस को दबाव में डाल रही है। लेकिन टीआरएस नकारती भी है इसको, ठीक है, टीआरएस नकारती है, वो अकेले लड़ रही है। बाद में खैर जो भी चीजें होती है पॉलिटिकल चीजें, वो अंदरूनी खाने जैसा कि आप कह रहे हैं हो रहा होगा। सलीम साहब, इस वक्त कांग्रेस तन्हा है, बीजेपी से भी उसकी लड़ाई है, टीआरएस से भी उसकी लड़ाई है और एमआईएम से भी लड़ाई है। कितना चैलेंज कांग्रेस को है अपनी पुरानी सियासी जमीन तलाशने के लिए? डॉक्टर सलीम। जी साहब, अभी रामचंद्र राव साहब फरमा रहे थे कि बीजेपी पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खाली ये सिर्फ बातों की रह गई है जी। ना किसी का विकास है, ना किसी का विश्वास है, ना किसी का कुछ है। हर तरफ परेशान हाल है, मुल्क परेशान हाल है। आज जो है सिर्फ दो लोग, हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है।
एक मोदी जी, एक अमित शाह। नहीं, तेलंगाना में तो टीआरएस की सरकार है सलीम साहब, चैलेंज आपको टीआरएस से है। गवर्नमेंट के असेट्स को बेच रहे हैं, उन्होंने खरीद रहे हैं, यानी जी ने मैं दोनों के रास्ते बोल रहा हूं। हमारी लड़ाई जो कांग्रेस की है, हमारी लड़ाई जो है टीआरएस से भी है, हमारी लड़ाई बीजेपी से भी है। हमारी लड़ाई यहां पर स्टेट में टीआरएस से है, सेंट्रल में बीजेपी से है। तो ये दो जो है मिले हुए हैं, मगर ये लोग इल्जाम हमारे पे डाल रहे हैं। हमारी एक सेकुलर पार्टी है, आपको मैं बताता चलूं कि 1947 में आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की तारीख है। देखिए कांग्रेस की तारीख है, कांग्रेस की सरकारें बनी आंध्र प्रदेश इतिहास में। देखिए अब तेलंगाना अलग होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस की हालत है, ऐसे में कांग्रेस अपना मकाम कैसे हासिल करेगी? आपके सामने बीजेपी, आपके सामने टीआरएस, फिर आपके सामने पुरानी दोस्त एमआईएम। उस अंदाज में हमारे रेवंत रेड्डी साहब के कहने पर हमारा जो प्रोग्राम चॉकआउट है, हमको वक्तन फौक्तन हम लोगों को जो हिदायतें मिल रही है, हम वो हिदायतों पर। रामचंद्र राव साफ कह रहे हैं कि जो भी सरकार यहां बनेगी, एमआईएम उसका दबाव कबूल करती है। तो क्या एमआईएम आगे जाकर कांग्रेस की अगर हालात ठीक होते हैं तो क्या फिर आप पर भी दबाव रहेगा एमआईएम का? जी नहीं साहब, हमको तो इस बात की तवक्को है कि अब आने वाले इलेक्शन में हम अच्छी मेजॉरिटी के साथ हम यहां पर हुकूमत बनाएंगे। ठीक है। हर जगह देहातों में, तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पूरे नौजवानों में इनकी जो केसीआर साहब की जो झूठी वादे हैं, यानी कांग्रेस अकेले रहेगी, सालों से कांग्रेस तनहा रहेगी कि हम आपको आइंदा के लिए देंगे, 60,000 नौकरी देंगे। जब भी इलेक्शन आता है वो बात की जाती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है मसला। ना नौजवानों को नौकरी है, ना कोई दूसरे मसाइल पे हल है। नहीं, कांग्रेस की लड़ाई किस से है? कांग्रेस की लड़ाई किससे है? प्रगति भवन से निकल के टीआरएस के साथ बीजेपी भी है सामने आपके। हमारी लड़ाई यहां तो जी बिल्कुल है। हमारी जो है, हम सेकुलर पार्टी, हम सेकुलर अंदाज से जाएंगे। हम कभी भी सेकुलरिज्म के मामले में हम किसी से एमआईएम से भी लड़ाई है नहीं करेंगे। वो तो हम पब्लिक में ये तो बताएंगे कि हमारा सेकुलर मुल्क है, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कांग्रेस करती है। 60 साल में जो विकास किए हम किए हैं, ये लोग तो बेचने में तुले हुए हैं। ठीक है श्रीधर रेड्डी जी, बीजेपी की तरफ से भी यही इल्जाम लगता है, कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगता है कि कौन किसके साथ है ये क्लियर नहीं है। हर कोई कहता है कि हम अकेले हैं, हम अपने अकेले दम पर सरकार रखेंगे। अब अवैसी का टैग टीआरएस पर लग रहा है। देखिए खाली जिलानी साहब, खाली बात बोलने से क्या बात है जी। पिछले इलेक्शन देखिए 2018 में जी हमें 88 सीट्स मिला है जी। इसमें कोई एमआईएम की सपोर्ट ना रही, इसमें कोई किसी का। इसका मतलब क्या है? ये जो लोग बता रहे, बीजेपी आज बता रहे, बीजेपी पूरे देश में एमआईएम उसका सपोर्टर है। जहां भी इलेक्शन चलेगा वहां एमआईएम जाएगा, उधर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, मुसलमान के जो है वोट है, माइनॉरिटी के वोट्स में वहां पर विभाजन लाएगा, फिर बीजेपी का फायदा करेमेगा। ये ना अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे जो पार्लियामेंट मेंबर्स है, दूसरे लीडर्स है, बंगाल में वही बात, यूपी में वही बात, एमपी में वही बात, बिहार में वही बात। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, नेशनल लीडर्स बहुत सारे लोग बोले हैं। तो कांग्रेस या बीजेपी एक दूसरे से कंपटीशन में है कि उसको टीआरएस के पार्टी के साथ जुड़ जाए। क्या टीआरएस पार्टी इसके साथ मिला है बोल के कांग्रेस बोलेंगे, टीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ मिला है वो कांग्रेस बोलेंगे, कांग्रेस के साथ है बोल के बीजेपी। तो हमारा नाम नहीं लेंगे तो इसका कोई सुनने वाला नहीं। और दूसरा, यहाँ पर एमआईएम के साथ गठबंधन है, उन लोगों के दबाव में आएंगे। क्यों दबाव में आएंगे? गवर्नमेंट में उन लोग आए क्या? हमारे पास पूरा बहुमत है, पूर्ण समर्थन है तेलंगाना आवाम का, तो हम किसी की दबाव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा गवर्नमेंट चल रहा है, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। तो ये बात नहीं करेंगे इन लोगों को, कांग्रेस को या बीजेपी को तेलंगाना डेवलपमेंट के लेके या वेलफेयर को लेकर कोई चर्चा करने का चांस ही नहीं है। उन लोगों का कोई भागीदारी नहीं है या उन लोगों का कोई प्लान्स नहीं है। खाली सुबह उठो, एमआईएम को गालियां दो, उसको टीआरएस के पार्टी के साथ जोड़ो, फिर गालियां दे दो, यही काम इन लोग करते रहेंगे। मगर हमारा एजेंडा, हमारा मुद्दा डेवलपमेंट है, वेलफेयर है तेलंगाना स्टेट में, यही काम हम लोग करते जाएंगे। इन लोग ऐसे बात करते जाएंगे, ऐसे हम लोग को गालियां देते जाएंगे। ठीक, मगर रामचंद्र राव जी, आप कह रहे थे कि टीआरएस के साथ एमआईएम का गठबंधन है, दबाव है, लेकिन श्रीधर रेड्डी तो यह कह रहे हैं कि एमआईएम जहां भी जाती है फायदा बीजेपी को मिल रहा है, तो सीधे तौर पर आपके साथ उसको जोड़ रहे हैं वो।
लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं लगता। वो टीआरएस के जो अच्छे संबंध है अपने मजलिस से, तो उनको कहिए कि मत कॉन्टेस्ट करें। वो एक अपने आप को राजनीतिक पार्टी कहते हैं मजलिस जी, और आज देश भर में मुसलमानों का लीडरशिप के लिए वो लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि देश में मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस ने धोखा दिया है, जनता दल ने धोखा दिया है, सबने धोखा दिया है, हम अपना राजनीति करेंगे और इसीलिए हम हर जगह लड़ेंगे, ऐसा कर कर उनका स्टेटमेंट आ रहा है। और उनका स्टेटमेंट जब बीजेपी को फायदा होता है तो टीआरएस को बोलिए कि उन्हें मत करिए। तो वो एक राजनीतिक पार्टी खाता है तो किसको फायदा होगा? अब हैदराबाद पार्लियामेंट में हो, हैदराबाद में जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में अगर टीआरएस खड़ती है तो वहां पर इल्जाम तो पुराना है, लेकिन जहां पर ये इल्जाम तो पुराना है, लेकिन अब इस वक्त आपके सामने टीआरएस की सरकार है। अब टीआरएस की सरकार के खिलाफ आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आवाम के सामने आप ले जाएंगे? कई ऐसे मुद्दे हैं, एक नहीं दो नहीं हजारों मुद्दे हैं। आज जी, जो ऐलान उन्होंने किया था मैनिफेस्टो में, इलेक्शंस के 2 इलेक्शंस में भी, आज 1,35,000 की नौकरियां तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से कितने हुए हैं नोटिफिकेशन, एक बार बताने के लिए कहिएगा। यहाँ पर जो है 1 लाख जो 2 डबल बेडरूम देने वाले थे, क्या हुआ? दलितों को 3 एकड़ देने वाले थे, क्या हुआ? जहां पर हैदराबाद में जो यहाँ जो इनका मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बाढ़ आई थी, किस तरह से इसको ड्रेनेज सिस्टम नहीं, लेकिन हरीश राव का ऐलान तो ये है रामचंद्र राव जी, 1,20,000 नौकरियां हमने दे दी, 50,000 और देने वाले हैं। वो नहीं दिए हैं, उन्होंने क्या ये गलत है? जो ऑलरेडी जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1,20,000 जो नौकरियां थे इनका जो जी श्रीधर रेड्डी, 1 मिनट मुझे जी आपका जवाब दें रामचंद्र राव, आपका जवाब दें श्रीधर रेड्डी। 1,32,000 से ज्यादा जो हम लोग जॉब दिए थे टीएसपीएससी के थ्रू या पुलिस रिक्रूटमेंट के बोर्ड थ्रू और दूसरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, हर चीज का ब्रेकअप भी हम लोग इन लोगों को गिनती दे दिए। उसके बावजूद इन लोग ऐसी ही बात करते रहेंगे, ऐसे ही झूठा इल्जाम रखते जाएंगे कि हम लोग जॉब नहीं दिए। मैं रामचंद्र राव साहब से पूछ रहा हूं, आपके इलेक्शन में, खुद ग्रेजुएट इलेक्शन में आप 3 जिला मतलब 3 यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट जो हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर घूम के आप यही बात बोले, मगर ग्रेजुएट्स क्या करे, आपको हरा दिए और टीआरएस को जीत दे दिए। और उसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने ऐलान किया था हर साल हम लोग 2 करोड़ जॉब्स दे देंगे, 7 साल हो गए, 14 करोड़ जॉब आना चाहिए। कितना तेलंगाना में मिले हैं? इससे पहले मैं रामचंद्र राव साहब से 10 बार पूछ चुका हूं, तेलंगाना की जो आपका जवाब कम है मेरे पास रामचंद्र राव जी कार्यकर्ता है, उन लोगों को श्रीधर रेड्डी को मालूम है जी, श्रीधर रेड्डी को मालूम है, सारे तेलंगाना की जनता को मालूम है कि दोनों एमएलसी सीट किस प्रकार जीता गया। पूरा जो है ऑफिशियल मिस्ट्री को मिसयूज किया गया है, पैसे के बलों पर जीता गया है, ये भी इल्जाम सब जानते हैं, सब जानते हैं, पूरे नकली वोट बनाकर सलीम साहब, लास्ट कमेंट आपका, डॉक्टर सलीम, ठीक है, सलीम गया। जी साहब, मेरी नजर में श्रीधर रेड्डी साहब भी झूठ बोल रहे हैं और रामचंद्र राव साहब भी झूठ बोल रहे हैं। 1,32,000 का जो श्रीधर रेड्डी साहब बता रहे हैं, 40,000 के करीब अपॉइंटमेंट यहाँ पे तकर्रुरात हुए हैं। जी ठीक, बहरहाल यहां पर सियासी गहमा गहमी जरूर है, इल्जाम जवाबी इल्जाम का दौर चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बड़े लीडरों की कैंपेनिंग से कहीं ना कहीं टीआरएस के जो मुखालिफ वोट हैं वो बढ़ जाएंगे और टीआरएस को यही लगता है कहीं ना कहीं कि उसके अपने वोट महफूज हैं और आइंदा सरकार टीआरएस की होगी, टीआरएस के लोगों का यह मानना है। लेकिन आइंदा की जो तस्वीर तेलंगाना की होगी, बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस आवाम के सामने किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और आवाम किसे एक्सेप्ट करेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।